हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द क्लास ऑफ सिविल थर्ड ईयर। पिछले लेक्चर में हमने डिटीरियोरेशन क्या होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या है, वह कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कैसे घटक हैं जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं, यानी मरम्मत और अनुरक्षण के कार्य को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, के बारे में हमने जाना था। आज के इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, यानी उन ऐसे घटकों के बारे में पढ़ेंगे जिनके कारण अपक्षय होता है संरचना अथवा उसके किसी भी अवयव में। यानी उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनकी वजह से डिटीरियोरेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चरल फ्रेम, नहीं तो उसके किसी कंपोनेंट में। तो शुरू करूंगा मैं डिटीरियोरेशन की परिभाषा से। अपक्षय, हिंदी में इसे अपक्षय कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बिल्कुल इसी पीडीएफ का एक हिंदी वर्जन मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। आज के इस लेक्चर में आपको खाली परिभाषा, शब्दावली और उसके अर्थ के बारे में समझना है। तो डिटीरियोरेशन यानी अपक्षय कैन बी डिफाइंड एज द लॉस इन क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेम और इट्स कंपोनेंट विच मेक्स इट अनफिट फॉर यूज। यानी किसी भी संरचनात्मक अवयव अथवा संरचनात्मक ढांचे की गुणवत्ता में कमी आने के कारण उसका सामान्य प्रयोग में आना, जब वह बंद हो जाए तो उस क्रिया को, ठीक है, उस क्रिया को हम अपक्षय होना कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी आपने जिस उद्देश्य से उस संरचना का निर्माण किया था, वह उद्देश्य समय के साथ धीरे धीरे जब इनवैलिड हो जाए, यानी उसका खंडन होने लगे, तो वह स्थिति जो है अपक्षय की स्थिति कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में डिटीरियोरेशन होना कहते हैं। अच्छा, अपक्षय होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे कॉमन और मुख्य कारण देखे जाते हैं किसी भी संरचना में अपक्षय होने के, वह है सबसे कॉमन अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो है फ्लो ऑफ वाटर, यानी जो जल का प्रवाह होता है। किसी भी संरचनात्मक ढांचे अथवा उसके किसी अवयव में जल के प्रवाह के कारण अपक्षय मूल रूप से देखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ भी जल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ जल का प्रवाह भूमिगत जल के कारण होता है, ठीक है ना। जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, यदि उस जल के कारण आपके संरचना में प्रभाव पड़ रहा है तो वह सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर कहलाता है, यानी भूमिगत जल के रिसाव के कारण, ठीक है। तीसरा जो है वो है रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेम, यानी आपकी संरचनात्मक ढांचे में यदि सापेक्ष चलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सापेक्ष चलन का मतलब होता है रिलेटिव मूवमेंट, यानी संरचना के अलग अलग हिस्से यदि मूव कर रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष, तो उससे अपक्षय की स्थिति पैदा हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट, जो कि मुख्य कारण होता है किसी भी संरचना में अपक्षय होने का, ठीक है। अब इन सभी कारणों को हम तीन तरीके से वर्गीकृत करते हैं, यानी तीन भागों में इनको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटीरियोरेशन। तो डिटीरियोरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो कुल चार भागों में जो है अपक्षय होने की स्थिति को भागा गया है। सबसे पहला कारण जो है वो है मैकेनिकल डिटीरियोरेशन, जिसे हम यांत्रिक अपक्षय होना कहते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल डिटीरियोरेशन, जिसे हम जैविक अपक्षय होना कहते हैं। तीसरा है रासायनिक अपक्षय, दैट इज केमिकल डिटीरियोरेशन। और चौथा है भौतिक अपक्षय, दैट इज फिजिकल डिटीरियोरेशन, ठीक है। तो ये चार मुख्य कारण यहाँ पे दर्शाए गए हैं, लिखे गए हैं, जिनके कारण अपक्षय की स्थिति पैदा हो सकती है। बात करते हैं मैकेनिकल डिटीरियोरेशन की। तो किसी भी यांत्रिक कारण से जब कभी अपक्षय की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम मैकेनिकल डिटीरियोरेशन कहते हैं। मैकेनिकल डिटीरियोरेशन में सबसे पहला तो है वियर एंड टियर ऑन द स्ट्रक्चर, यानी संरचना में टूट फूट जो होती है, हल्की फुल्की जो टूट फूट होती है कॉमन यांत्रिक कारणों से, उसे हम वियर एंड टियर इन द स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है फटीग, यानी समय के साथ जब संरचना अथवा उसके किसी अवयव का लगातार उसका यूज हो रहा हो, यानी उसका प्रयोग किया जा रहा हो, तो जिस भी निर्माण सामग्री से उसका निर्माण किया गया है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वह धीरे धीरे ड्यू टू रिपीटेटिव रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के लगातार परिवर्तित होने के कारण उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी अभिलाख सामर्थ्य कमजोर हो जाता है, जिस स्थिति को हम फटीग की स्थिति होना कहते हैं। तीसरा है इम्पैक्ट लोडिंग, यानी जो चोट भार आता है। इम्पैक्ट लोडिंग यानी ऐसा भार जो कि बहुत कम समय में लगाया जा रहा हो, जैसे हथौड़ी की चोट सबसे मुख्य इसका एग्जाम्पल है। यदि आप
इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं अपनी संरचना पर, तो वह अपक्षय का मुख्य कारण है और यांत्रिक कारणों में सबसे मुख्य माना जाता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास ओवरलोडिंग है। यदि आप अपनी संरचना को ओवरलोड करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा भार अगर आप उस पर लगाते हैं, तो वो भी मैकेनिकल अपक्षय यानी यांत्रिक अपक्षय की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम आ रहे हैं फिजिकल डेटीरियोरेशन, दैट इज भौतिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय में आप जानते हैं कि सबसे मुख्य कारण जो है वो है टेम्परेचर का चेंज होना, दैट इज ताप में परिवर्तन होना, जिसके कारण वॉल्यूम यानी आयतन में परिवर्तन आता है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर जिसे मैंने अभी डिस्कस किया था, क्रैकिंग, दरारें आने का मुख्य कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है वो होता है टेम्परेचर में वेरिएशन, दैट इज ताप में परिवर्तन होना, चेंज इन ज्योमेट्री यानी किसी प्रकार से अगर आप अपनी संरचना की ज्यामिति में परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो वो भी भौतिक अपक्षय के कैटेगरी में आता है। और लास्ट है फ्रीजिंग यानी बहुत अधिक, जैसे अभी हमने चेंज इन टेम्परेचर की बात की, वह उच्च तापमान की स्थिति में उसको बताया जाता है, लेकिन फ्रीजिंग यानी जब आपका तापमान अचानक से यदि बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो संरचना के अंदर मौजूद जो जल है वह जमने लगता है और जमने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि पानी के तुलना में बर्फ का आयतन जो है वह ज़्यादा अधिक होता है, तो फ्रीजिंग के कारण जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी देखी जा सकती है। उसके बाद है केमिकल डेटीरियोरेशन, जिसे हम रासायनिक अपक्षय होना कहते हैं। रासायनिक अपक्षय मुख्यतः दो कारणों से हो सकता है, या तो करोजन दैट इज संक्षारण जिसे हम जंग लगना कहते हैं, लोहे की स्थिति में यदि बात करेंगे तो जंग लगना कहते हैं, वैसे जो संक्षारण की स्थिति है वह लकड़ी व अन्य उत्पादों पे भी देखी जाती है। ठीक है, लोहे की चीज़ें, उसके अलावा लकड़ी और अन्य पदार्थों में भी करोजन दैट इज संक्षारण देखने को पाया जाता है। और दूसरा जो है वो है रासायनिक अशुद्धियों के कारण, यानी जिन निर्माण सामग्री से संरचना का निर्माण किया गया है उस सामग्री में यदि किसी तरह की रासायनिक अशुद्धि आ जाती है तो वह अशुद्धियां भी रासायनिक अपक्षय का कारण बन सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप कंक्रीट या फिर सीमेंट मोर्टार यानी सीमेंट मसाले का आप उसे बना रहे हैं, तो उसमें यदि जल जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें किसी तरह की रासायनिक अशुद्धि है, तो वह एट लास्ट जो है आपके भौतिक अपक्षय का कारण बन सकती है। जैसे पानी में यदि उच्च मात्रा में लवण है दैट इज सॉल्ट है, तो वो मसाला क्या करेगा, वो मसाला जब कभी बारिश के मौसम में भीग कर सूखेगा तो अपने साथ उन लवण यानी उन सॉल्ट को सरफेस पर ले आता है, जिससे पेंट खराब होने लगता है, वह स्ट्रेंथ में भी कमी देखी जाती है। तो यह केमिकल डेटीरियोरेशन का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, उसी तरह अब हम आते हैं बायोलॉजिकल डेटीरियोरेशन दैट इज जैविक अपक्षय में। जैविक घटकों के कारण जब कभी किसी संरचना, उसके अवयव अथवा निर्माण सामग्री में अपक्षय देखा जाएगा, वह जैविक अपक्षय की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यह मुख्यतः होता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज दैट इज जैविक अशुद्धियाँ एवं जैविक जो आपके उत्पाद होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, एल्गी जिसे हम काई कहते हैं, तो इन एजेंट्स के कारण यदि हो रहा है तो हम उसे बायोलॉजिकल अपक्षय होना कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में आपको डेटीरियोरेशन इस वर्ड का मीनिंग और उन सभी कारणों का पता चला होगा जिसके कारण किसी भी संरचना में अपक्षय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आने वाले लेक्चर में हम इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, और हिंदी वाले बच्चों को मैं कुछ ही देर बाद इसका एक हिंदी PDF वर्जन भी शेयर करके दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।